हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रश्नावली 1.5 कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। प्रश्न है बहुत सारे और अध्याय है समुच्चय, और ये आपका पहला अध्याय है जिसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, ये चैप्टर ना बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले नहीं पढ़ाई गई। जैसे अगर आप कक्षा 11वीं में बात करें तो आप वृत्त को बहुत पहले से जानते हैं, आप सरल रेखाओं को जानते हैं कक्षा 10वीं से, आप द्विघात समीकरण को जानते हैं बहुत पहले से, आप बहुत सारे अध्यायों को पहले से जानते हैं। लेकिन समुच्चय एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होने के साथ भी हम इसे पहले से नहीं जानते, इसीलिए हम यहाँ पर बहुत आराम से बहुत सी चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे सम्मिलन सर्वनिष्ठ के जो भी सवाल किए हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो 10वीं कक्षा तक आप कर सकते थे, लेकिन आपको 11वीं कक्षा से ही वो शुरू कराए गए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.5 के कुछ प्रश्न जो आपको आज कराने हैं। पर एक बात मैं आपको छोटी सी यहां पर बता देता हूं, आपको भी पता है और आप जानते भी हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को पूरी कक्षा चाहे 6ठी से लेकर 12वीं तक आप जो भी पढ़ रहे हैं वो मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, पढ़ा, या आपने एक लेक्चर देख लिया और उसके बाद आपसे बोला कि अब आपको फीस देनी पड़ेगी, या 1 महीने पढ़ा उसके बाद बोला कि आपको कहीं सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप आज से लेकर अपनी 11वीं कक्षा के अंत तक पूरी तरह से मुफ्त में पढ़ेंगे, और इसके साथ ही आप आज प्रश्नावली 1.5 के कुछ सवाल भी करेंगे। उसी पर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन उद्देश्य तो वही है। चलिए, तो यार सवाल है कि मान लीजिए ऐसे 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 कोई समुच्चय है, यू है, ए है, बी है और सी है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए ए डैश बी डैश। ये तो सिंपल है। यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए क्या है? 1 2 3 4। तो ए डैश क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 1 2 3 4 को हटा दिया जाए तो हमारा पहला जवाब आता है, जिसे मैं यू कहता हूं या ए डैश कहता हूं। तो पहला जो जवाब है वो है ए डैश का, जिसका मतलब है यू में से या यू के अवयव में से अगर ए के अवयव को हटा दिया जाए तो बच जाता है यू के अंदर 5 6 7 8 और 9। चलिए दूसरा सवाल क्या है? बी डैश। बी मतलब 2 4 6 8। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में अगर मैं 2 4 6 और 8 घटा देता हूं तो क्या क्या बच जाता है जिसे आप बी डैश कह सकते हैं? यू के अवयवों में से अगर बी के अवयवों को हटा दिया गया तो क्या बचा? 1 से लेकर 9 तक की समस्त विषम संख्याएं, क्योंकि बी जो है वो सम संख्याओं का समुच्चय है, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी आती है। उसके बाद ए यूनियन सी का डैश है ना, क्या है? ए यूनियन सी का डैश। इसे आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीकों से आपको हल करने की बात करता हूं। चलिए, अच्छा 1 बाय 1 कुछ कुछ चीजें अपन फास्ट फास्ट कर लेते हैं। ये हो चुका, ये हो चुका, ठीक है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से आप सीखने की बात करते हैं ज्यादा कुछ। आपको निकालना है ए यूनियन बी का या ए यूनियन सी का डैश, ठीक है। अगर हमें ए यूनियन सी का डैश निकालना है तो है ना, तो पहला क्या है कि देखो पहला तरीका तो ये है जिसे आप कह सकते हैं विधि नंबर 1, कि आप पहले ए यूनियन सी निकाल लीजिए और उसके बाद उसका डैश निकाल लीजिए। तो ए यूनियन सी का मतलब 1 2 3 4 और 3 4 5 6। तो अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाएगा तो 1 ए में है, 2 भी ए में है, 3 और 4 भी ए में है। सी के अंदर 3 4 है, उसके बाद 5 6 यहां पर है, जो ऐसा हो चुका। अब अगर मैं ए यूनियन सी का डैश निकालता हूं तो ये कुछ ऐसा है कि यू में से आप इस समुच्चय के अवयव को घटा दीजिए। यू क्या है? 1 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्या है। बी ए यूनियन सी क्या है? 1 से लेकर 6 तक की प्राकृत संख्या है। अगर हम इन दोनों इसमें से इसे हटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 7 8 और 9। आप क्या कीजिएगा? आप यू में से इसे हटा दीजिए, इसके अवयव हटा दीजिए। तो यह पहली विधि है, सरल है। दूसरी विधि भी है लेकिन थोड़ी सी सरल बोल सकते हैं इसे, और चाहो तो ठीक है, चाहो तो नहीं बोलो सरल। दूसरी विधि है डी मॉर्गन साहब के नियम। वो क्या कह के गए थे? वो कह के गए हैं कि अगर आपको ए यूनियन सी का डैश निकालना है तो आप ए का डैश निकालिए, सी का डैश निकालिए और दोनों का सर्वनिष्ठ निकाल लीजिए। यही बोला था ना। चलिए ए का डैश निकालते हैं। ए का डैश तो हमने अभी निकाला था। क्या निकाला था?
कि 1 से लेके 4 तक की जो संख्याएं हैं उसको u में से घटा दो तो 5, 6, 7 और 8 बचेगा, 9 बचेगा। c का डैश कितना है? c का डैश मतलब 3, 4, 5, 6 घटा दो। कहां से घटा दो? 3, 4, 5, 6 u में से घटा दो। तो u के अंदर 1 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 7, 8, 9 बचेगा। तो 1 बचा, 2 बचा, 7, 8, 9 बचा। अब a और c का जो आपने डैश निकाला है, मतलब a का डैश निकाला, c का डैश निकाला, अब आप a के डैश और c के डैश का सर्वनिष्ठ निकाल दीजिए। इन दोनों के अंदर क्या क्या कॉमन है? 7, 8, 9। तो 7, 8, 9, बस इतनी सी है ये कहानी। और चूंकि डी मॉर्गन साहब ये बोल के गए हैं कि a यूनियन c का जो डैश है वो a का डैश और c के डैश का इंटरसेक्शन है, तो हो गया भाई साहब क्लियर कहानी। ये और ये दोनों जवाब सेम है, दोनों विधि अलग अलग है। तो पहली वाली सरल थी, दूसरी वाली थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन उस नियम को समझने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। उसके बाद a यूनियन b का डैश है, पूरी कहानी वही है, बस c की जगह b है। अब कोई बात नहीं, पूरी कहानी ऐसी है तो हम करेंगे ही सही। चलिए, उसके बाद चौथा जो सवाल है उसमें आपको बोला गया है a यूनियन b का डैश। मैं इसे डी मॉर्गन के नियम से हल कर रहा हूं, है ना, दूसरी विधि जो आपको थोड़ी बहुत कठिन लग सकती है। अगर यहां u है तो यहां पर आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। यहां u मतलब यूनियन, इसका मतलब इंटरसेक्शन, यूनियन मतलब सम्मिलन, इसका मतलब सर्वनिष्ठ। आप a डैश निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। u में से 1, 2, 3, 4 घटा दो तो 5, 6, 7, 8, 9। b डैश का मतलब क्या है? b के अंदर 2, 4, 6, 8 लिखे हुए हैं, है ना, 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं। b डैश का मतलब u में से b के अवयव हटा दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से 2, 4, 6, 8 घटा देंगे तो 1 से लेकर 9 तक की सारी विषम संख्याएं बच जाएगी। बोलो यार। अब सवाल के हिसाब से आप a और b का सर्वनिष्ठ ले लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए। 5 है, 7 है, 9 है। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, पांचवा सवाल बड़ा सिंपल है। a और a का डैश, a का डैश लिया, उसके बाद डैश लिया, हम जानते हैं कि a के बराबर है, तो इसका जवाब तो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। हमने अब नियम पढ़ा था ना कि a का डैश मतलब a का पूरक फिर पूरक, है ना, मतलब माइनस के आगे एक और माइनस लगा दो तो प्लस हो जाता है। वैसे ही तो a का पूरक के आगे एक और पूरक लगाया, a का पूरक लेने के बाद पूरक लिया तो a बना, a क्या था? 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, हाँ, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1। छठा सवाल है b माइनस सी का डैश निकाला जाए। इसका कोई नियम नहीं है, तो क्या नियम होगा? पहले b माइनस सी निकालो, उसके बाद उसका डैश निकालो। तो b माइनस सी क्या होगा? b माइनस सी का मतलब है 2, 4, 6, 8 में से आप c समुच्चय को हटा रहे हैं, मतलब b में से आप c समुच्चय को हटा रहे हैं। अगर आप b में से c समुच्चय को हटा रहे हैं तो b और c दोनों के अंदर जो अवयव कॉमन है उनको b में से हटाना है। तो ये 4 हटेगा, ये 6 हटेगा, तो b माइनस सी के अंदर क्या बचेगा? या b माइनस सी का मतलब हुआ b के अंदर से वो अवयव हटा दिए जो b और c दोनों के अंदर कॉमन है। तो b के अंदर और c के अंदर 4, 6 कॉमन थे, तो बच गए b के अंदर 2 और 8। अब इसका डैश निकालना, ये जो b माइनस सी समुच्चय है ना, इसका डैश निकालना, मतलब b माइनस सी समुच्चय में 2 और 8 है, इनको हटा दो u में से, तो क्या बच जाता है? 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ये हो गए 6 के 6 सवाल समाप्त। अब चाहे तो एक बार नजर दौड़ा सकते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ओके। दूसरा सवाल है कि यदि u a b c d e f g h तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। क्या बात है। पहला सवाल a दिया है आपको, a क्या है? a b c। अब यार a b c एक समुच्चय है, आपको a डैश निकालना है।
मतलब इस U जिसमें A से लेकर H तक के लेटर्स दिए गए हैं उनमें से आप A को हटा दो, तो ABC हटा दिए यहां से, तो बच गया DEF GH। दूसरा DEFG, B नाम का समुच्चय जिसके अंदर लिखा है DEFG FG, तो भाई साहब U में से अगर मैं DEFG को हटा दूंगा तो बचेगा ABCD, EFG हट गया तो बच गया आखिरी में H। तीसरा C नाम का समुच्चय है, C नाम का समुच्चय या तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कहता है कि हमारे पास C नाम का एक समुच्चय है, इस समुच्चय के बारे में आपका क्या कहना है? और C समुच्चय दिया गया है ACEG, AC, उसके बाद E और G, A हटाया C हटाया, इसका डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? A हटाएंगे, C हटाएंगे, उसके बाद E हटाएंगे, G हटाएंगे, तो C का डैश में बच जाएगा B, D, उसके बाद F और H। आखिरी में जो बच जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल मतलब D वाला जो है, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि D नाम का एक समुच्चय है जिसका मतलब F, G, H और A है। कोई बात नहीं, तो D का डैश मतलब H हटा दो, F हटा दो, G हटा दो, H हटा दो, A हटा दो, तो बच जाता है B, C, D और E। ये हो गए सारे समुच्चयों के जो आपको यहां निकालने थे उनके पूरक। सिंपल है, पूरक में कोई समस्या नहीं है, पूरक बड़ा सिंपल है, U में से हटाना है जिस समुच्चय के बारे में बात होती है। पूरक के सवालों में आपको U जरूर दिया जाएगा, ये बात आपको नोट कर लेनी है। बिना U के पूरक नहीं निकाल सकते। अगर बिना U के पूरक निकाल रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि बिना U का मतलब आपको A में से B समुच्चय घटाने को बोल दे। A में से B समुच्चय को घटाना दो समुच्चयों का अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि A समुच्चय B समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय हो, इसीलिए U समुच्चय होना जरूरी है पूरक के लिए। प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब अभी हमारे पास U कौन सा समुच्चय है? N समुच्चय है। मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या हमारे सामने U है, तो U का मतलब क्या हुआ? U का मतलब हुआ 1 2 3 ऐसे लेकर अनंत तक। ठीक है, पहला सवाल है कि x नाम का एक अवयव है, x एक प्राकृत सम संख्या है, तो आपको प्राकृत संख्याओं में से प्राकृत सम संख्याएं हटा देनी है। अगर प्राकृत सम संख्याएं हटा दोगे तो क्या बचेगा? विषम प्राकृत संख्याएं या विषम संख्याएं। तो a अगर ये है तो a का डैश क्या हो जाएगा? a का डैश हो जाएगा x, x एक विषम प्राकृत संख्या है। ये हुआ a का डैश। ठीक है, अब मैं आपको यहां छोटा सा एक ज्ञान देता हूं जो एक्स्ट्रा ज्ञान हो जाता है, जो काम देता है आपको। आप सम संख्याओं को इस तरह से निरूपित करते हैं। सम संख्या जितनी भी होती है ना, वो 2n रूप की होती है, जहां n मतलब कुछ भी हो सकता है, n एक पूर्णांक हो सकता है। मतलब किसी भी पूर्णांक का डबल करोगे तो आपको सम संख्या मिल जाएगी। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, मतलब ऐसे 3 का डबल 6। तो और विषम संख्याओं को हम ऐसे लिखते हैं 2n + 1, मतलब सम संख्या जो आई उसमें एक जोड़ के हम लोग विषम संख्या लेते हैं। तो ये जो a डैश नाम का समुच्चय है, इसे नई तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, a डैश को क्या लिखा वो देखो, ये जो a डैश है इसको लिखा x, जहां x जो है वो 2n + 1 तरीके की है। किसके जैसी है? 2n + 1। यहां बात को समझना, आपको विषम प्राकृत संख्याएं चाहिए तो ये 2n + 1, पहली बात तो 1 देना चाहिए। ये जो 2n + 1 है ना, इससे आपको मिलना चाहिए 1, तो n का मान क्या रखेंगे? 0।
फिर n का मान 1 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, n का मान यहाँ n का मान अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1। फिर अगर n का मान 3 रखेंगे तो यहाँ 7 मिल जाएगा, मतलब 1 मिला, 3 मिला, 7 मिला। तो ये जो n है, इस n को मैं w में से कुछ भी रख सकता हूं, मतलब 0 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं। n का मान 0 रखने पर 1 मिला, इससे वो x का मान है। n का मान 1 रखने पर 3 मिला, जो कि एक x है, मतलब विषम संख्या है। ये पहला सवाल है। हालांकि हम आपका जवाब इतना लिखना सही है, लेकिन ये जो चीज है वो एक्स्ट्रा कहीं कहीं जब सवाल बड़े आएंगे तो परेशान करेगी, इसलिए मैं अभी से बताता हुआ चल रहा हूं। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि एकदम से हमारे सामने बहुत बड़ा शत्रु आया, अब हम इससे लड़ेंगे कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो यार ये सिंपल है। अगर x एक विषम प्राकृत संख्या है तो अगर इसमें इसको समुच्चय b कहता हूं तो b समुच्चय का जो डैश है उसका मतलब हो जाएगा x, जहां x एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक, दूसरा तरीका इसको लिखने का ऐसा हो सकता है कि अगर ये b डैश है, ये तरीका दूसरा है ना, मतलब ऐसा नहीं कि ये दोनों जरिए लिखना जरूरी है। x है, जहां x जो है वो 2n रूप का है, क्योंकि सम संख्याओं को हम 2n रूप से लिखते हैं। अगर b एक विषम संख्याओं का समुच्चय है तो उसका पूरक सम संख्या का समुच्चय होगा। अब ये 2n में n क्या है, तो आप बोलोगे सर n को अपन फिर से w रख देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने n को w रखा, मतलब n का मान 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो आपको 2n का मान कितना आएगा, 2n का मान 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा। आपको चाहिए सम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं आता, इसीलिए हमें n का मान 1 से शुरू करना होगा। और अगर n का मान 1 2 3 4 रखना है तो n एक w की जगह प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यह दूसरा तरीका है, सिंपल है। ठीक है, फटाफट बताते रहना कमेंट करके यार। चलिए, x संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसका जो पूरक है, अगर ये समुच्चय c है तो मैं इसे लिख सकता हूं c समुच्चय का मतलब, या c का पूरक जो है x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। हाँ, जवाब हो चुका। अब इसको गणित के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ठीक है, सिंपल है। देखो, c डैश का मतलब है x नाम का एक अवयव है, x का मतलब है x जो है, सुनना ध्यान से, x 3 का गुणज नहीं होना चाहिए। अगर x 3 का गुणज नहीं होना चाहिए तो ये 3 के पहाड़े में नहीं आना चाहिए, तो x 3n के जैसा नहीं होना चाहिए, जहां n का मान 3 या n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n का मान एक प्राकृत संख्या हो सकती है। अब इसको समझ भी लो थोड़ा सा। जैसे हमारे सामने जो u था वो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लेकर अनंत तक। आपको c दिया था, c है 3 का गुणज, तो 3 6 9 ऐसे लेकर अनंत तक। तो c डैश का मतलब क्या होगा, c डैश का मतलब होगा आप 3 6 9 में से या u में से c को हटा दीजिए, मतलब 3 को हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए, 9 को हटा दीजिए। तो जो भी x बच रहा है c डैश में, वो या तो 1 है या 2 है या 4 है या 5 है या 7 है या 8 है। ऐसा ऐसा ही है ना, आगे बढ़ती चली जा रही है चीज। तो अब ध्यान से देखो, 1 2 4 5 7 8, कोई भी इनमें से 3 का गुणज नहीं है। 3 का गुणज किस रूप का होता है, 3n रूप का। मतलब ये जो c डैश आया, इसमें एक भी अवयव 3n रूप का नहीं है, इसीलिए x 3n के बराबर नहीं है। अब उसके बाद n एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि अगर मैं यहां पूर्ण संख्या लिख दूंगा तो n का मान 0 आने पर x 0 के बराबर नहीं है। हालांकि हमें प्राकृत संख्याओं पर बात करनी है, w लिखना भी यहां सही होगा, लेकिन हमने n लिखा, चलेगा, नो वरीज अबाउट दैट। x एक अभाज्य संख्या है,
अब इसका पूरक तो साफ साफ भाषा में ऐसे ही लिख देते हैं कि x जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर ये इस d समुच्चय है तो d का जो डैश है वो आ जाएगा x, जहां x एक अभाज्य संख्या नहीं है। पूरक का मतलब तो यही है, जो d समुच्चय में है उसका उल्टा लिख दो। अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड या दो से ज्यादा संख्याओं से संख्या भाग जाती है। अभाज्य संख्या का मतलब तो यही होता है। चलिए, 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, वो सारी संख्याएं जो 3 और 5 से विभाजित होती है। चलिए मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं, आपको लिखना है कि कौन कौन सी संख्या 3 और 5 से विभाजित होगी, है ना। तो देखो एक बात बताओ कि जैसे ये 3 है तो 3 से विभाजित होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 18 होगी, उसके बाद 21 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, 27 और 30। यही है ना 3 से विभाजित होने वाली संख्या। 5 से विभाजित होने वाली संख्या 5, 10, 15, 20, 25 और 30, उसके बाद 35, फिर 40 डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जाएंगे। आपको यहां एक शब्द का बढ़िया तरीके से प्रयोग किया गया है, और का मतलब है वो सारी संख्याएं जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। सिर्फ 3 से होने वाली नहीं चाहिए, वो संख्याएं जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। तो ऐसी कुछ पराक्रमी संख्याओं को मैं यहां पर डब्बे के अंदर बंद कर रहा हूं। मतलब 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है, जो पहला नंबर है। दूसरा 30 है तो तीसरा 45 होगा। अब यहां पर एक छोटा सा ज्ञान ले लो, वो संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है वो 15 से विभाजित होती है। सीधा अगर a और b नाम की दो संख्या है, ऐसी संख्या जो a और b दोनों से विभाजित होती है, जहां a और b जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो सारी संख्याएं a गुणा b का गुणनखंड होगी या a गुणा b के पहाड़े में आएगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि अगर पहले तो इस समुच्चय को बना लेते हैं यार। अगर ये समुच्चय e है तो मैंने e समुच्चय को बनाया ऐसा कुछ। e समुच्चय का मतलब वो सारी संख्याएं जो 15 या 3 और 5 से विभाजित होती है, वो सारी की सारी संख्याएं 15 से विभाजित होनी चाहिए। मेन मुद्दा तो यही है। वो सारी संख्याएं जो 3 और 5 से विभाजित होती है, वो सारी की सारी संख्याएं 15 से विभाजित होनी चाहिए। हमने पैटर्न बना के डॉट डॉट लगा दिए, मतलब यही पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस समुच्चय ई का एक तरह का डैश तो हो सकता है ऐसा कुछ। ठीक है, अब आप अगर यहां पर लिखेंगे, यहां अगर आपने सिर्फ नहीं लगा दिया तो दिक्कत है। ठीक है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या अगर आपने लिख दिया कि x जो है, जो आप लिखेंगे मैं वो लिख देता हूं। मतलब पहले तो वो लिख देता हूं कि x 3 और 5 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, इस तरह के कथन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं गणितीय विवेचन में। मतलब ये चीज़ भी आपको है कि ये कथन गलत क्यों है और पूरी तरह से सत्य क्यों नहीं है। पर यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा एक काम करना है हमें। बेसिकली इसका जो डैश है ना, उस डैश के अंदर आप इसको इससे बढ़िया इस तरीके से लिखिए। कैसे लिखिए वो लिख देते हैं अपन। तो उसको लिखने के लिए मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से ले चलता हूं। x जो है एक अवयव है, मतलब इसी समुच्चय को ना अपन दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं। इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण से पहले लिख लेते हैं। x जो है वो 15n के बराबर है, मतलब 15 का गुणज है ना। n का मान क्या रख सकते हैं सर? तो n का मान 1 रखेंगे तो 15 आएगा, 2 रखेंगे तो 30 आएगा, 3 रखेंगे तो 45 आएगा। मतलब n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रख सकता हूं। x जो है वो 15n के बराबर नहीं है, यही इसका पूरक होगा।
n जो है वो एक प्राकृत संख्या है। मतलब ई का जो पूरक है वो सारे समुच्चय है जिसके अंदर जो 15 नहीं है, बेसिकली जो 15 के गुणज नहीं है। तो 1 से लेकर 14 तक की संख्या, फिर 16 से लेकर 29 तक की संख्या, फिर 31 से लेकर 44 तक की संख्या सारी आ जाएगी। चलिए, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो x अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मान लेते हैं ये समुच्चय f है, तो f समुच्चय को कैसे लिख सकते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कौन सी होती है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ऐसे लेकर डॉट डॉट डॉट। इस f समुच्चय को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं f का डैश अभी नहीं बना रहा, मैं f समुच्चय के बारे में बात कर रहा हूं। f समुच्चय को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर x नाम का एक अवयव है, हाँ जी, और x जो है वो किसी संख्या n का वर्ग है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या। n का मान 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। इसका पूरक निकालना तो बड़ा आसान है। f का डैश x, जहां पर x n के वर्ग के बराबर नहीं है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। फिनिश। मतलब अगर आपने समुच्चय को समुच्चय निर्माण में लिख दिया तो काफी आसान है पूरक निकालना, है ना। समुच्चय निर्माण, यहां जब समुच्चय परिमित नहीं होते ना, तब या अपरिमित होते तब समुच्चय निर्माण काफी उपयोगी होता है। डन है? चलिए बॉस, आगे बढ़ते हैं। x एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तो इसको अपन नाम दे देते हैं g नाम का समुच्चय। तो g के अंदर क्या क्या है यार? g के अंदर 1 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, 3 की घात 3 है। पूर्ण घन का मतलब तो यही होता है ना। पूर्ण घन संख्या वही है, 1 है, 8 है, 27 है। पूर्ण घन मतलब किसी संख्या की घात में 3। तो g का मतलब ऐसा भी हो सकता है, g बराबर x नाम का अवयव, जिसका मतलब x बराबर n की घात 3 है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। अब इसका डैश निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? x नाम का एक अवयव है जहां x n की घात 3 नहीं है किसी भी प्राकृत संख्या के लिए। इतनी सी है बॉस। अगला आपको दिया है एक समुच्चय f नाम का समुच्चय। f समुच्चय, अच्छा f समुच्चय हो चुका था ना यहां पे, चलो ठीक है। f नाम का समुच्चय दिया है, इसको gh नाम का समुच्चय मान लेते हैं, जो आपकी मर्जी हो। इसको अपन ने बोल दिया h नाम का समुच्चय। तो h नाम के समुच्चय का मतलब क्या है? h नाम के समुच्चय का मतलब है x प्लस 5 बराबर 8। क्या लिखा है? h के अंदर जो x है उसमें अगर 5 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, मतलब x का मान 3 है बस। तो ये जो h नाम का समुच्चय है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अवयव है जिसका नाम 3 है। ये कौन सी बात है? तो इसको तो सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते थे कि h का मतलब 3 है। नहीं, हमको आपको कॉम्प्लिकेटेड करके देना था, है ना। तो x मतलब ये जो समुच्चय है, इसके अंदर इसके अंदर एक ही अवयव है जिसका मतलब 3 है, पर उसे लिखा ऐसे है, बस और कुछ नहीं है। अब इसका डैश निकालने का मतलब क्या है? प्राकृत संख्याएं, अगर यहां पर एक सार्वत्रिक समुच्चय है तो प्राकृत संख्याओं में से आपको 3 को हटा देना है, बस वही h का डैश होगा। तो मैंने कहा कि यार देखो, इसके अंदर x नाम का एक अवयव है, ये जो x है वो प्राकृत संख्याएं हैं। सीधा सीधा लिखा मैंने, x क्या है? प्राकृत संख्या, पर x 3 नहीं हो सकता। बस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से अगर आप एक प्राकृत संख्या हटा देते, या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से पूरक निकालना है किस समुच्चय का जिसके अंदर सिर्फ 3 है, तो 3 को हटा दिया तो सारी प्राकृत संख्याएं, बस 3 मत लेना, यही अपना टास्क है। अपन ने टास्क पूरा किया, अपन भी खुश, सवाल भी खुश। अगला सवाल है 2x, मतलब ये कुछ सवाल ऐसे है जो सरल सरल है ना। 2x प्लस 5 बराबर 9, इसे समुच्चय अपन i कह देते हैं। तो i का मतलब क्या है? वो सारे अवयव जिसको डबल करने पर 5 जोड़ने पर 9 आ जाता है। तो 2x बराबर 4, x बराबर 2, मतलब इस समुच्चय के अंदर इकलौता एक अवयव है जिसका मतलब 2 है। तो इसका जो पूरक होगा वो हो जाएगा सारे x का अवयव, जहां x एक प्राकृत संख्या है, बस x कभी भी 2 नहीं होना चाहिए।
बस 2 को हटा दिया। उसके बाद अगला जो सवाल है, अगर इस समुच्चय को आप जे समुच्चय कहते हैं तो जे का मतलब है वो सारे x जो 7 से बड़े हैं। अच्छा सर, आप 7 से बड़े बोल रहे हो तो यहां तो आप अंतराल का प्रयोग कर सकते हो। अरे अंतराल का प्रयोग तब करेंगे जब वास्तविक संख्या होगी। इन सारे सवालों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय n मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो x जो है वो 7 से बड़ी या 7 के बराबर एक प्राकृत संख्या है, तो j का मतलब होगा 7, 8, 9, 10 ऐसे लेकर अनंत तक। तो j का डैश का मतलब क्या? प्राकृत संख्याओं में से 7 और 7 के बाद की सारी प्राकृत संख्याएं हटा दो तो बच जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस सवाल समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, वैसे लंबा चौड़ा है ये सवाल काफी। एक और बचा है। ओके, x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, और 2n + 1 10 से बड़ा है। अच्छा, 2n + 1 10 से बड़ा है या 2x + 1 10 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? 2x + 1 10 से बड़ा है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि 2x 9 से बड़ा है। इस 1 को उधर ले गए, घट गया। x जो है वो 4.5 से बड़ा है। 2 से भाग दे दिया ना 9 को, तो x 4.5 से बड़ा है। तो इस समुच्चय को, जिसे आप k समुच्चय कह सकते थे, तो k समुच्चय का मतलब तो यह भी हुआ कि x जो है एक प्राकृत संख्या है और x 4.5 से बड़ा है। इसको अपन ने ऐसा भी लिख दिया। भाई साहब ये बात यही तो लिखी है, 4.5 से बड़ी कितनी प्राकृत संख्या है? तो 4.5 से बड़ी प्राकृत संख्या 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ऐसे लेकर सारी प्राकृत संख्याएं 4.5 से बड़ी है। तो हमारा के समुच्चय वास्तव में ये था। इसका पूरक निकालने का मतलब है आप प्राकृत संख्याओं में से 5 के बाद की सारी संख्याएं 5 के साथ हटा दो तो आपके सामने ये आपका पूरी तरह से जवाब है। खत्म, डन। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से 5 के बाद 5 के सहित सारी संख्याएं हटा दी गई। चलिए, उसके बाद चौथा सवाल है कि यदि u, a और b आपको दिए गए हैं तो आपको सत्यापित करना है कि a और b का यूनियन डैश निकालना, a डैश इंटरसेक्शन b डैश है। चलिए, तो सबसे पहले पहला सवाल जो है हमें सत्यापित करना है डी मॉर्गन साहब के नियम। दोनों नियम दिए भाई साहब। तो a यूनियन b का डैश बराबर a का डैश इंटरसेक्शन b का डैश। तो सबसे पहले a यूनियन b निकालते हैं। a यूनियन b मतलब 2, 4, 6, 8 और 2, 3, 5, 7 दोनों के जितने जितने भी अवयव हैं सबको लिख दो। तो 2, 4, 6, 8 पहले a को लिख दिया, फिर b में और a में 2 था तो अपन ने 2 को रहने दिया, 3, 5 और 7 ऐसा कुछ है। ये a यूनियन b है। इसका डैश निकाल लिया जाए तो u में से इस अवयव को या a यूनियन b को घटा दो। तो अगर इसे घटाया तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में से आपने 2 से लेकर 7 तक की संख्या घटा दी तो आपके पास बचा या हटा दी। घटाना शब्द यहां पर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है ना। निष्कासित करना बोलते हैं इसको हिंदी में, निकाल देना, ठीक है। उसके बाद a डैश मतलब 2, 4, 6, 8 u में से हटा दो। तो अगर 2, 4, 6, 8 u में से हटाया तो 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। उसी तरह b डैश क्या होगा? तो b डैश का मतलब है 2, 3, 5, 7 है। u में से 2, 3, 5, 7 हटा दिए जाएं तो 1, 2, 3 गया, 4, 5 गया, 6 और 7 गया, 8, 9 बचा, ठीक है। इन दोनों का आपको सर्वनिष्ठ लेना है। a डैश में, अच्छा a डैश में 8 नहीं था और यहाँ, अच्छा यहाँ रुको, इसके डैश में 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 a यूनियन b का एक अवयव है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये है कि a यूनियन b के अंदर 8 था तो इसके डैश में 8 नहीं आएगा ना। 7 के बाद 8 भी था, अपन ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम निकाल लेते हैं a डैश इंटरसेक्शन b डैश। हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, ये तो अपन निकाल चुके हैं। यहां पर इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? सिर्फ 1 और 9, बाकी कुछ भी नहीं है दोनों के अंदर।
इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ना, देख लो ये दोनों बराबर है तो सत्यापित हो चुके हैं। क्लियर है? चलिए दूसरे भाग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो यहां थोड़ा जरूरी हो जाएगा। जरूरी ऐसा इसलिए हो जाएगा कि हमारे पास हमें ए डैश और बी डैश चाहिए, जो कि यहां अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, हमें चाहिए ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है? ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो नाम का अवयव है। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसका डैश निकालने का मतलब है यू में से 2 घटा दो या 2 हटा दो। ठीक भाई, डन है ना? ये ए इंटरसेक्शन बी का डैश है। अब उसके बाद आपको चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश बी डैश आप यहां से निकाल सकते हैं, दोनों का यूनियन लेके देख लो क्या आता है। ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों में सबसे पहले ए के अवयव लिख दो। 1 3 5 7 9, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, बस 2 नहीं। मतलब ए और बी का यूनियन निकालना है या ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। दो समुच्चयों का यूनियन क्या कहता है? इन दोनों में जितने भी अवयव है सबको लिख दो। तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी सी बात है, सवाल समाप्त हुआ। मतलब अभी हो सकता है इसके और भी भाग हो। चलिए यार आगे बढ़ा जाए। सत्यापित हो चुके ना? ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। हाँ, ये सवाल आपको थोड़ा टेढ़ा दे दिया। पहला जो वेन आरेख बनाना है वो बनाना है ए यूनियन बी का डैश। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मान लिया कि एक यू समुच्चय है ना? यू समुच्चय को अपन और भी मान लेते हैं, ये यू समुच्चय है। सबसे पहले आप ए यूनियन बी को बनाइए। तो ए यूनियन बी को बनाने के लिए आपने क्या किया? ये ए है, ये बी है, यही था ए बी। दूसरा ए बी यहां पर भी ले लेते हैं अपन। अभी ए और बी बने हैं बस। तो देखो यार, ए यूनियन बी के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जो ए या बी दोनों में से किसी एक में आता है वही यूनियन कहलाता है। तो ये जो आपको काला काला क्षेत्र दिख रहा है वो ए यूनियन बी है, मतलब काली काली लाइनों से, ये ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी को यू में से हटा दिया जाए, मतलब ये जो यू का पूरा डब्बा है उसको ए यूनियन बी में से हटा दिया जाए। तो ये जो क्षेत्र गया तो क्या बचा? ये वाला क्षेत्र। जो यू में तो है किंतु ए और बी में, या ए या बी दोनों में से किसी एक में नहीं है, यही कहलाता है ए यूनियन बी का डैश। दूसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वाओ, अब इसमें थोड़ी समस्या है, ये समझने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दूसरा सवाल। हालांकि डी मॉर्गन साहब के नियम से ये दोनों चीजें समान होनी चाहिए, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, लेकिन हमें दोनों को अलग अलग वेन आरेखों से बनाना है। तो देखो, पहले आपको क्या करना है? डैश निकालना है, मतलब पूरक निकालना है। किसका? ए का, बी का, बाद में दोनों का सर्वनिष्ठ लेना है। तो सबसे पहले आपने दो अलग अलग वेन आरेख बनाए, ए और बी के। ये मान लीजिए ए समुच्चय है और दूसरा मान लीजिए बी समुच्चय है ना? मतलब ए और बी को अपन यहां पर भी बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। 1 बाय 1 में कुछ चीजें बना रहा हूं, उसको ध्यान रखना। ए डैश, ये पूरा का पूरा तो यू समुच्चय है, इसके अंदर उथल पुथल हो रही है तो ए डैश बन रहा है। ए डैश का मतलब वो सारे अवयव जो ए में नहीं है, बी में हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बी को कुछ नहीं किया, बी को कलर कर दिया। ए डैश का मतलब ए को छोड़ के दुनिया की सारी चीजें जितनी भी है वो कलर कर दी जाए। ए बचा है जैसा था वैसे ही, ठीक है। बी डैश का मतलब बी को छोड़ के दुनिया की सारी चीजें कलर कर दी जाए। ये बी था, सुरक्षित है, यहां ए था, सुरक्षित है।
अब इन दोनों का आपको सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ निकालने का मतलब वो सारी चीजें जो दोनों में है, जो ए में भी, जो ए ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है। मैं आपको ए यूनियन बी का डैश बना के देता हूं। मतलब आपको जो निकालना है, ये तो पूरा का पूरा यू था, हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये ए है और ये बी है। वो सारा क्षेत्र जो दोनों में है, जो ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है। देखो वन बाय वन बात करते हैं, देखना सुनना। क्या ये वाला गोला मैं कलर करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला गोला ऊपर वाले में नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के अंदर होना चाहिए। तो मैं ये वाले गोला को कलर नहीं करूंगा, छोड़ दिया इस गोले के अंदर की बात। क्या ये वाले गोले को कलर किया जाएगा? नहीं, क्योंकि ये बी डैश के अंदर नहीं है। तो ये वाले गोले को भी बख्श दिया जाए, बाकी जो क्षेत्र बच रहा है उस पूरे को रंग दिया जाए। ये और ये क्या दोनों बराबर है? ये देख लो और ये देख लो, दोनों बराबर है। तो डी मॉर्गन साहब तो सही बात बोल के गए थे, बिल्कुल सही बात बोल के गए थे। तो ये दोनों के वेन आरेख हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आप एक बार देख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे तो देख सकते हैं क्या क्या किया हम लोगों ने। चलिए अगला, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब वन बाय वन अपन फटाफट इसकी बातें कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो क्या है उसे देखते हैं। ये ए है, ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी से हमारा जो तात्पर्य है वो ये होता था, यही होता था ए इंटरसेक्शन बी, डैश नहीं, अभी ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी है। इसको छोड़कर हमें बनाना है नया सेट या नई चीज, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। फटाफट कमेंट में चाहे तो फोटो खींच के डाल सकते हैं। तो कुछ नहीं यार, इस भाग को छोड़कर, है ना, ये वाले भाग को छोड़कर जो जो बच रहा है ना, ए बी, ये ए था, ये बी था, इस वाले भाग को छोड़कर जो जो बच रहा है वो पूरा का पूरा आपका ए यूनियन बी का डैश है। देखो क्या क्या बच रहा है। और आपको ये वाला क्षेत्र भी मिल जाएगा, बस ये वाला क्षेत्र नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। थोड़ा सा दिखने में हो सकता है छोटा सा लगे, इसलिए ना दिखे। दूसरा, ए डैश निकाल लो, बी डैश निकाल लो, दोनों का यूनियन निकाल लो। ये पहला सवाल था, या फिर ये तीसरा सवाल था, पहला नहीं था, तीसरा सवाल था। अब बात कर लेते हैं चौथे की। तो चौथा भी जो वेन आरेख है वो भी वैसा ही बनेगा जैसा ये है। क्यों? क्योंकि डी मॉर्गन साहब ये बोल के गए थे कि ए इंटरसेक्शन बी का भी अगर आप डैश लेते हैं तो वो भी ए डैश और इंटरसेक्शन या यूनियन बी डैश के बराबर आएगा। ऐसे ही था ना सूत्र? तो ये वाला वेन आरेख अगर दोनों बराबर है तो दोनों का वेन आरेख भी बराबर है। तरीका वही है जो अपन ने पहले वाले सवाल में अप्लाई किया था। पहले आप ए डैश निकालिए, बाद में बी डैश निकालिए, दोनों का यूनियन निकालिए। तो इस सवाल में जो आपको वेन आरेख मिलना चाहिए वो कुछ ऐसा ही मिलेगा जैसा कि आप लोग अभी यहां पर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बनाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें दिख रही होगी। ये रहा ए इंटरसेक्शन बी का
डैश और यूनियन का भी डैश। अगर ये ए है ये बी है तो ये जो चीज़ है वो बच जाता है ए डैश इंटर यूनियन बी डैश। दोनों चीज़ें सेम है, दोनों वेनार एक समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको परीक्षा में ऐसे कलर नहीं करना, आप लाइन खींच देना, 3-4 बहुत है, इतना टाइम नहीं होता ना परीक्षा में हमारे पास। चलिए मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। यहां सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? त्रिभुजों का समुच्चय। समतल क्या है बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये त्रिविमीय ज्यामिति का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये जो स्क्रीन है इसे समतल कहा जाता है। आपका जो हाथ है उसे समतल कह सकते हैं अगर स्ट्रेट है तो। आपका जो जमीन घर का फर्श है वो समतल है, दीवारें समतल है, छत समतल है। खैर समतल में स्थित जितने भी त्रिभुज हैं उनको आपने बना दिया सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या है? जितने भी त्रिभुज हैं वो सारे के सारे, दुनिया में जितने भी त्रिभुज हो सकते हैं वो सारे के सारे। ए एक त्रिभुज है जो उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अच्छा, कम से कम एक कोण, अब जैसे सारे त्रिभुजों के अंदर तो ए भी आ जाएगा। ए क्या है? त्रिभुजों का समुच्चय। तो सारे त्रिभुजों के अंदर तो ए आ ही जाएगा ना। ठीक है, ए का मतलब है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब या तो दो कोण भी 60 डिग्री से भिन्न हो सकते हैं या 3 कोण भी 60 डिग्री से भिन्न हो सकते हैं। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। जैसे मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री नहीं है ना। क्या क्या केस हो सकते हैं 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये कोण 60 डिग्री नहीं है, मान लीजिए ये 59 डिग्री है, और मान लीजिए अगला 60 डिग्री है, तो ये 61 डिग्री है। क्योंकि त्रिभुजों के जो कोणों का योग है वो 180 होना चाहिए, तो अगर ये 59 है तो इसे 61 होना पड़ेगा, तब जाके ये 60 है। तो एक तो केस ये हो सकता है, कम से कम एक त्रिभुज 60 डिग्री से, कम से कम एक कोण जो है वो 60 डिग्री से भिन्न है। हो सकता है कि दो कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, एक 90 हो, एक 45 हो और दूसरा भी 45 हो। अब आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, बाकी जो दो कोण है वो 60 डिग्री हो। ऐसा संभव है क्या? इसे आपने 45 लिख दिया, संभव ही नहीं है, त्रिभुज ही नहीं बनेगा ये तो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री होता है ना। तो ए के अंदर वो सारे त्रिभुज आएंगे जिनके अंदर या तो एक कोण 60 डिग्री का है या एक भी कोण 60 डिग्री का नहीं है। तो ए का पूरक क्या होगा? ए का पूरक वो होगा जिनके अंदर, उन सभी त्रिभुजों के अंदर या तो दो कोण 60 डिग्री के हो, ये जो क्षेत्र है वो ए का पूरक है ना। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो ए का पूरक है। इसके अंदर दो कोण 60 डिग्री के या 3 कोण 60 डिग्री के हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए का पूरक हो चुका है। चलिए निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो पहला है ए यूनियन ए डैश। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए यूनियन ए डैश जो है वो यू के बराबर होता है, यू के बराबर। दूसरा सवाल दिया है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। अब इसका मतलब क्या है नहीं पता। अच्छा, हमें एक बात तो पता थी ना दूसरे सवाल को हल करते समय, कि फाई डैश का जो फाई का डैश होता है वो यू होता है। बिल्कुल, तो इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है यू का इंटरसेक्शन ए के साथ। यू का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय और ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो यू का इंटरसेक्शन ए के साथ वो सारी चीजें जो यू में भी कॉमन है, यू में भी है और ए में भी है। और मैंने आपको बताया था कि यू का इंटरसेक्शन ए के बराबर ही होता है। आप दो चीजें अगर चाहे तो फिर से लिख सकते हैं, यू का जो इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए तो वो ए आता है, और साथ ही साथ अगर यू का यूनियन लिया जाए ए के साथ तो वो यू आता है। यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ये यूनियन है, वो भी सार्वत्रिक समुच्चय है। तो यहां पर हमारा जवाब ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन हम लोग देख चुके हैं। ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय होगा।
u डैश का इंटरसेक्शन a के साथ। चौथे सवाल के बारे में बात करते हैं। तो u डैश का इंटरसेक्शन a के साथ हमें पता है कि u डैश का मतलब होता है फाई, रिक्त समुच्चय, है ना। तो u डैश का रिक्त समुच्चय पूरक होता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं रिक्त समुच्चय का और a का इंटरसेक्शन। रिक्त समुच्चय का किसी भी समुच्चय के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो रिक्त समुच्चय आएगा। अगर आप रिक्त समुच्चय का किसी भी समुच्चय के साथ यूनियन लेंगे तो a मिलेगा। जवाब के हिसाब से यहां मिलना चाहिए रिक्त समुच्चय, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सर्वनिष्ठ ले रहे हैं। तो आपकी प्रश्नावली 1.5 समाप्त होती है। पर प्रश्नावली समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। ये बताना चाहता हूं कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन आपको सभी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा मुफ्त पढ़ाई जा रही है। आपको क्या करना है, बस इस लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को हमें पता चले लाइक से कि आपको लेक्चर पसंद आया। ठीक है, सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि अगला लेक्चर जब भी आए आपको तुरंत पता चले। शेयर क्यों करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपने कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। धन्यवाद।